नमस्ते। मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो क्लास है, ये क्लास 5 बजे डेली 5 बजे शाम को होती है और इसका नाम है अपना यूपी। तो अपने यूपी में हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक को प्रत्येक दिन हम लोग क्लियर करते हैं। जो लेंदी टॉपिक होते हैं उसे 2 वीडियो से 3 वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाता है। आपको पता है कि जब सारी टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी ये क्लास लगातार चलती रहेगी। चाहे आप यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी एस आई हो, यूपी पुलिस हो, इवन आप पीसीएस तक का अगर पेपर है। हालांकि पीसीएस में बहुत स्पेशलाइज्ड आता है, उतना बेहतर नहीं, लेकिन कॉमन क्वेश्चन जो जीके के 2-4 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपका एक क्लास कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन समूह ग और समूह घ की वैकेंसी के लिए, बी सी डी यानी 3 वैकेंसी के लिए, यानी यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित किसी भी जॉब के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो हकीकत है, सच्चाई है। बात आगे करते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। आपको मैं बता दूं, 5 बजे की जो क्लास होती है वो होती है अपना यूपी। 5 बज के 30 मिनट पे जो क्लास होती है वो होती है जीएस 2020। और फिर जो उसके बाद 6 बजे की क्लास होती है हिंदी 2020, और 6:30 की क्लास होती है जिसका नाम क्या होता है, विज्ञान 2020। तो ये श्रृंखला 2020 की और आगे बढ़ जाएगी, जैसे संविधान 2020 करके आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसकी एक श्रृंखला और आ जाएगी जिसमें आपका क्या आ जाएगा, भूगोल 2020। इस तरह से श्रृंखला को आगे बढ़ा लिया जाएगा। आप सबका साथ, आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो श्रृंखला आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। कह रहा है कि भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जो है उसका 1.09% भाग कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यानी जितनी जनजातियां हैं, जनजातियों की बात होती है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ लगभग कितना, 1% आप मान चलें। 1.09 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमें आपको डाटा बता रहे हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 0.6% है। कितना है, 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां, राष्ट्रपति के संविधान उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित 5 जनजातियां, जैसा कि आप जानते हैं जनजातियों का जो वो होता है, जनजातियों को रखने की जो श्रेणी बनाई जाती है उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी चाहिए। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियां हैं जिसका नाम क्या है, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू। अक्सर यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी जातियां उत्तर प्रदेश की जनजाति है। निम्न में से कौन सी जात उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं, जैसे मध्य प्रदेश के काट डाल दी जाएगी, उसी में से काट जो है नागालैंड की, वहाँ की, असम की, ऐसे ग्रीनलैंड ऐसे डाल देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दूसरे प्रांत के डाल देते हैं, कभी कभी दूसरे देश के डाल देते हैं। और पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी जातियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो आपको मुख्यतः इन पांचों का याद रखना है, जिसका नाम क्या है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, बुक्सा है और भोटिया है। कौन सी, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू अनुसूचित जनजातियों को दर्जा दिया गया है। 5 जातियां हैं, आप याद रखिएगा। 5 जनजातियों को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दर्जा दिया गया है 1967 के आदेश के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 में संशोधन के आदेश के द्वारा, कह रहा है उत्तर प्रदेश संशोधन के बाद जब उत्तराखंड बन गया, कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति, जो आज की वर्तमान स्थिति है, जो क्षेत्रफल एरिया है, वो है 13 जिले उत्तर प्रदेश के काट करके उत्तराखंड बन गए थे। तो 2003 में यह संशोधन करके, संशोधन द्वारा 10 अन्य जनजातियों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। कह रहा 10 और अन्य जातियां हैं जिसे अनुसूचित जाति का क्या दे दिया गया, दर्जा प्रदान कर दिया गया है। कितने को, 10 को और दर्जा प्रदान कर दिया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी, जैसे गोंड। एक जनजाति आपके यहाँ गोड होते हैं। गोड का मतलब होता है, ये आते हैं गौड जो होते हैं, ये निषाद में आते हैं, निषाद की वैरायटी हो, ये ओबीसी में आते हैं। गौंड यहाँ पर लिखा गया, गौंड अनुसूचित जनजाति होते, ठीक है। जो गौंड होते हैं वो, एक सेकेंड, जो, एक सेकंड रुक जाइएगा, क्या हो गया,
हाँ एक सेकेंड, हाँ। जो गौड़ होते हैं वो किस में आते हैं, निषाद में आते हैं। उन्हें वो मल्लाह कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं, या कहार कह सकते हैं। लेकिन ये गौंड जो है ये अनुसूचित जनजाति होती है। उसके बाद बुक्सा है, थारू हैं, राजी, जौनसारी, खरवार। देखिए एक तो यहाँ पे बढ़ गया, खरवार, महागिरी, महिगिरी, माहीगिरी। तो इतनी जनजातियां 10 तो बढ़ा दी गई उत्तर प्रदेश में 2003 में, तीसरा तो लगभग लगभग 15 हो जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, घूम फिर के जो प्रश्न आते हैं इन्हीं 5-7 से आते हैं, जिसमें थारू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, खरवार पूछे जाते हैं, ठीक है, राजी, जौनसारी, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनसे ही प्रश्न आते हैं घुमा फिरा करके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिले में एक भी जनजात नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ पे एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं, अयोध्या और जालौन। अयोध्या भगवान रामचंद्र जी का क्षेत्र है और हाईलाइट है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं। तो गलतियाँ होने के भी चांस हो जाते हैं कि अयोध्या इतना बड़ा क्षेत्र है तो श्रद्धालु के रूप में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अयोध्या और जालौन 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। गौंड समूह, गौंड जो है अभी जिसकी बात हम ऊपर कर रहे थे, गौंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। गौंड समूह जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है, जिसमें 5,000 लगभग कितने 5,69,035 लोग हैं। इसके बाद किसका नंबर आता है, खरवार समूह का आता है। किसका आता है, खरवार समूह का, जो 1,60,000 के नियर अबाउट हैं, तथा थारू 1,05,000 के नियर अबाउट का स्थान आता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको सेट करने के दे दिया जाता है कि इनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से सेट करिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी जात कौन सी है, जनजात, तो उसका नाम गौंड है। दूसरे स्थान पर कौन आती है, खरवार आती है। और तीसरे स्थान पर कौन आती है, थारू आती है। क्लियर, सेट कर लेंगे। अब एक एक करके एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थारू समूह की। थारू समूह, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजात थारू पाई जाती। कह रहा थारू समूह की जो जनजात है इसमें की एक ही जनजात पाई जाती, जिसका नाम क्या है, थारू पाई जाती। थारू जनजात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती। कह रहा थारू जनजात जो है या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई बेल्ट में निवास करती। कहाँ पाई जाती, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो क्षेत्र है उसके तराई बेल्ट में, यानी हिमालय घाटी जो है वो उधर महाराजगंज से लेकर के नीचे का तराई बेल्ट है जो नेपाल बॉर्डर को टच करता है, वहीं पे पाई जाती हैं। थारू जनजात के लोग किरात वंश के संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, अक्सर पूछा जाता है थारू वंश के लोग किस वंश से संबंधित है। आप बताएंगे उनसे किस वंश से संबंधित है, किरात वंश से संबंधित है। किस वंश से, किरात वंश से संबंधित है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृत होती है नेपालियों जैसी, और चमड़ी भी इनका कैसा होता है, पीला। तो आप देखे होंगे जो नेपाली आते हैं, नेपालियों का शरीर कैसा होता है, सुडौल होता है, छोटा सा कट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इनके चौड़े चौड़े चेहरे होते हैं, और उसके बाद इनकी मुखाकृति चौड़ी होती है, और चमड़ी इनकी हल्की सी गोरी पीली जैसे होती है। जैसे जैसे गोरा, प्योर गोरा नहीं होता, हल्का सा, जैसे गाय का दूध और भैंस का दूध होता है ना, तो हल्का सा पीला कलर आता है, वैसे पीले कलर की आकृति होती है ना, तो वैसे ये भी पाए जाते हैं। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। देखिए चावल मुख्य भोजन, इनकी एक मजबूरी भी होती है। जैसे कि अभी देखिएगा, आप आगे जाते हैं तो आपको मिलेगा कई चीज़ें, तो हम बता रहे हैं। दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिझनी और बेरी का उपयोग करते हैं। देखिए शब्दों का भी मेला होता है, लेकिन ये यूपी ट्रिपल के स्तर पर नहीं है, बल्कि अगर आप चले जाएंगे यूपी पीएससी के स्तर पे कि मिझनी किस जनजाति ने अपने भोजन का नाम रखा है, या मिझनी और बेरू, तो आप कहेंगे दोपहर के भोजन के लिए थारू जनजाति मिझनी का उपयोग करती है, और शाम के भोजन के लिए किसका उपयोग करती है, बेरी का उपयोग करती है। थारू जनजाति के लोग घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठे और नरकुलों से करते हैं। देखिए थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण किससे करते हैं, लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। अब सब इसी से आप कंडीशन लगाइए कि चावल लोग क्यों खाते हैं, जिनके पास घर का भी आवास नहीं है। सरकार इतने दिन से गरीबी, गरीबी उन्मूलन, क्या क्या दुनिया भर के कानून लमका ढिमका आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीबी का आलम ये है कि 90% लोगों में से 30% लोग, 20% लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सोते हैं। आबादी ऐसी है कि रैन बसेरे नहीं है। लॉकडाउन में सबके चीज
चिट्ठे पट्टे खुल जाते हैं। जब बरसात होती है तो सड़क की मरम्मत और नाली की मरम्मत के चिट्ठे पट्टे खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत मैसेजिंग और गलत तरीके से काम होने का एक जुर्म है कि हमारा देश आगे बढ़ने के बजाय अभी भी वहीं झेल रहा है जहाँ पे भुखमरी, गरीबी, लाचारी इससे झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी मजबूरी बन जाती है। थारू जनजात के लोग हों चाहे आम आदमी हो, आप ही बता दीजिए कि पिछले 3-4 साल से कोई वैकेंसी बेहतर नहीं आई जिसमें आपका कोई चांस बन सकता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल आप तैयारी करते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर वालों की स्थिति आप जानते हैं कि एक छोटा सा रूम देते हैं कचड़ा भर का, तो उस रूम का उन्हें 2,000-3,000 रुपये महीने चाहिए और 1 तारीख को ऐसे तक आते हैं जैसे कोई सूत लेके कोई मर गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है और सरकार को इस पर रुझान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कम से कम ऐसा कोई साधन करिए जहाँ से उत्तर प्रदेश के निवासी भोजन तो कर सकते हैं, सुकून से 10 पैसा कमा करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके जीवन यापन के बारे में सोच तो सकें। लेकिन सरकार की नीयत भी कुछ ऐसी नहीं है। पिछले लगातार जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनकी भी और जो ये नेशनल पार्टी है उसकी भी कहीं ना कहीं देश प्रदेश की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि इनके पास आज भी छत नहीं है और ये नरकुलों और लकड़ी के गट्ठों के निर्माण से अपने घरों का निर्माण करते हैं, उसी में रहते हैं। थारो जनजात के लोग की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। ये कैसे होते हैं? संयुक्त परिवार के लोग होते हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे संयुक्त होते हैं। जहाँ सिर्फ पैसा ही मूल्यवान हो जाता है, जहाँ मानवता, परिवारवाद या ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सम्मान ख़त्म हो जाता है, पैसा ही सब कुछ हो जाता है, वहाँ पे संयुक्त परिवार नहीं होता। वहाँ पे सब इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, अकेले खाओ, अकेले इंजॉय करो, उनका अकेले की दुनिया होती है। फेसबुक पे लाखों उनके दोस्त होते हैं लेकिन रियल लाइफ में परिवार में भी वो अपने परिवार में नहीं होते हैं। तो ये समस्या है। तो इनकी गरीबी के कारण इनकी एक चीज़ें आप समझ सकते हैं कि परिवार कैसा होता है, संयुक्त परिवार होता है। थारो जनजात के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि थारो जनजात के जो लोग होते हैं किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो आप दिवाली को कहेंगे, दीपावली को मनाते हैं। ठीक है। थारो जनजात में बदला विवाह प्रथा चलती। बदला विवाह प्रथा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एक कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, दो लोग हैं। ठीक, इनका नाम कुछ है, मान लो इनका नाम ए है और इनका नाम क्या है, बी है। अब इनके पास लड़की है, एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक, इनके पास भी एक लड़की है और एक लड़का है। तो होता क्या है कि अपने लड़की की शादी इनके लड़के से और इनकी लड़की की शादी इनके लड़के से हो जाता है। मतलब घूम फिर करके वो दोनों ही परिवार आपस में रहते हैं। चूँकि संख्या, अब इसका करने का कारण होता है, मजबूरी भी इसमें एक चीज़ें हैं। आप समझिए कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि जातिगत प्रथा से शादी होती है। हर एक जात के लिए एक सिस्टम बनाया गया को अपने जात में ही शादी करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी होता है। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, विवाह एक वैज्ञानिक तथ्य तो बताएंगे उसमें। तो अभी जो है इसमें बस आप इतना समझिए कि क्या होता है कि जैसे क्या अब इनके परिवार में बदला प्रथा के कारण और है कि इनकी छोटी सी कम्युनिटी होती, कहीं तराई बेल्ट में है तो कहीं घाटियों में है तो कहीं जाकर पहाड़ी इलाकों पे ऐसे ऐसे रहते हैं। अब क्या होता है कि इनकी संख्या कम है। सब मिला जुला के जहाँ यूपी में आप जानते हैं लगभग 20 करोड़ लोग हैं, वहाँ ये लाख में घूम रहे हैं। तो संख्या एक कम होने के कारण दूर दूर फैले हैं। तो बदला विवाह करके, चूँकि परिवार में शादी नहीं कर सकते इसलिए बदला विवाह कर करके अपने आगे की प्रथा को बढ़ाते रहते हैं। ठीक, ताकि इनके जो इनका एक चीज़ और मान्यता होता है, जो जनजातियाँ होती हैं, जनजातियाँ अपने प्राकृतिक आवास को बड़ा महत्व देती हैं। इस कारण ये अपने प्राकृतिक आवास को, अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण ये अपने में बदला विवाह कर लेते हैं। ठीक, अब बदला विवाह आप समझ गए हैं। याद रखिएगा, कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको याद रहे। थारू जनजात के लोगों की शिक्षा प्रदान करने हेतु तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बजहर नामक पर्व थारू जनजात द्वारा मनाया जाता है। बजहर नामक पर्व थारू जनजात द्वारा मनाया जाता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे थारू जनजाति किस पर्व को मनाती है तो आप कहेंगे किस पर्व को, बजहर पर्व को मनाती है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परिवहन एक सेकेंड सॉरी, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, 1980, 20, 100, 2000 हो गया और 20 इधर, यानी 40 साल में 1 लाख लोगों को आवास सरकार वितरित नहीं कर पाई। आज भी इनकी दशा ये है कि लकड़ी के बने हुए छतों पे, ये क्या कहते हैं, नरकुल के बने हुए छतों पे, घास फूस के बने मकानों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक एक कह सकते हैं कि एक मानव होते हुए भी मानवता की लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुखद है और ये सरकार की नीति और नीयत दोनों की व्याख्या करता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली जनजातियां जो आती हैं उसका नाम क्या है, जौनसारी। जौनसारी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बिक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। कौन कौन से बिक्सु, पांचाई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं? रासो, घुमसो, झेला, घोड़ो, धी, ढूंचा, जंगबाजी, सराय तथा अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजातियों से संबंधित है। देखिए, नाम में से दो एक नाम याद कर लीजिएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे नहीं गए अभी। बुक्सा या भोक्सा जनजाति। देखिए, कुछ लोग भोक्सा बोलते हैं, कुछ लोग बुक्सा बोलते हैं, दोनों एक में लिख दिया तो गया है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति जौन उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाया जाता है। बिजनौर जिला बहुत फेमस है, रामगंगा नदी, गंगा नदी सबका प्रवेश है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुक्सा या भोक्सा नामक जनजातियां पाई जाती हैं। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। कह रहा है पटवारी जो लोग होते हैं, पटवारी राजघराना है, राजपूत घराना है, वहाँ से इनका संबंध माना जाता है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। ये सामाजिक स्त्रीकरण के लोग होते हैं, सामाजिक स्तर पाया जाता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कौन सी जनजाति ऐसी है जो जनजातीय भाषा के अलावा हिंदी भाषा पे ज़्यादा प्रेफर करती है, ज़्यादा हिंदी भाषा की बोलचाल भाषा पाई जाती है। तो आप किसको करेंगे, बुक्सा को या भुक्सा को, जो भी ऑप्शन रहेगा बुक्सा या भुक्सा उसको आप टिक कर देंगे। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। याद रखिएगा, इसके जो प्रधान होते हैं तखत कहलाते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, माँ चामुंडा की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आहार क्या है? कृषि है। क्या है आधार इनकी अर्थव्यवस्था का? कृषि। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 83 और 84 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, परियोजनाएं प्रारंभ होती हैं, बस प्रारंभ होती हैं, उस पर काम नहीं होता है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, जनजाति और जनपद। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, जनजाति और जनपद। इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, दो एक ठोर हैं। माहीगीर। माहीगीर के बारे में जानते हैं। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये भी पाई जाती है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा याद रखना है, जानना इसलिए ज़रूरी है कि वह कौन से ऐसे जनजाति, बाकी सभी जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म को प्रेफर करती हैं, लेकिन यह एक ऐसी जनजाति है, कौन सी, माहीगीर, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ठीक, माहीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं, उसी से पैसा पाते हैं, उससे उनका जीवन यापन चलता है। खरवार जनजाति के लोग, खरवार जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं सूर्यवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, झोलायाली, ठीक, मोझायाली, गोंजू और आर्मिया। ठीक, खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता बदौस, बसंती, दूल्हा देव, घमसान, गोरैया हैं। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य, ये याद रखिएगा, बस बाकी सब छोड़ दीजिए। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। सेंट्री मार्ट योजना एक योजना है, 2002-1 में लॉन्च की गई थी, 2002-1-2 में। तो सेंट्री मार्ट योजना उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने को
रोग के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। पहले क्या होता था कि मैला को अपने सर पे उठा करके फेंकने जाते थे, दूर दूर तक सफाई करते थे। ठीक, तो इसको बंद करके सरकार ने इस काम को बंद कर दिया, जिसके लिए म्यूनिसपालिटी को काम पहले से करती थी साफ सफाई का, लेकिन ये घर घर से कचरा उठाना फेंकना, ठीक है, कुछ मल मूत्र को भी उठाना फेंकना, तो ये काम ही करते थे, अपने मूड सर पे रख करके ले जा करके फेंकते थे। सरकार ने जब बंद कर दिया तो इनको रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई, जिस योजनाओं का नाम क्या दिया गया था, सैनिटरी मार्ट योजना। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ जनजातियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र है, तो इसके बारे में चलिए एक एक को करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक, खरवार और खैरवार, खरवार को हो या खैरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाए जाते हैं। ज़्यादातर बलिया पूछा जाता है और वाराणसी पूछा जाता है। क्लियर। सहरिया ललितपुर में पाए जाते हैं, पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पांखा पानिका सोनभद्र एवं मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र एवं वाराणसी में, भुइया भुइया सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का जो चैप्टर था वो जनजातियों से संबंधित आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, क्वेश्चन का लेवल भी आप समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आज रोज़ 5 बजे की सीरीज देखा करिए। मैं आपको बता दूं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास रिकॉर्डिंग पड़ रही है। जैसे ही नेटवर्क सही हो जाता है, आपकी क्लास कैसी पढ़ने वाली है, 2 एक दिन में नेटवर्क अगर सही हो जाता है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही है हमारे क्षेत्र में, अगर नेटवर्क सही होता है तो आपको फिर लाइव क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाती है। नेटवर्क बहुत वीक है, लाइव क्लास चल नहीं पाती। क्लियर। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।